नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी धरती पर जहां हर कदम पर एक राज छुपा है। एक ऐसा देश जहां 17,000 से ज्यादा टापू हैं, जहां आग उगलते ज्वालामुखी हैं, तो दूसरी तरफ स्वर्ग जैसे समुद्र तट, जहां मस्जिदों की अजान भी गूंजती है और हिंदू मंदिरों की घंटियां भी बजती हैं। क्या आप जानते हैं, इस देश का नाम संस्कृत के एक शब्द से निकला है। क्या आप जानते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण आज भी हर रात नाचकर सुनाया जाता है। दोस्तों, आज हम चलते हैं इंडोनेशिया और सफर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं, महसूस करने का है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ कुल 17,000 से ज्यादा टापू हैं। इनमें से सिर्फ 6,000 पर ही इंसान रहते हैं। बाकी हजारों टापू आज भी अनछुए हैं, वीरान हैं। मानो प्रकृति ने उन्हें इंसानों से छुपा कर रखा हो। यह देश 2 महाद्वीपों एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और 2 महासागरों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच बसा है। यही वजह है कि यहाँ की जलवायु, यहाँ के जीव जंतु दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर बसा है, यानी यहाँ 130 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। धरती यहाँ सिर्फ शांत नहीं है, यह सांस लेती है, कांपती है, कभी कभी गुस्सा भी करती है। तो सोचिए, एक तरफ ऐसी जमीन जो कभी भी फट सकती है और दूसरी तरफ उसी जमीन पर बसी दुनिया की सबसे खूबसूरत सभ्यताएं। यही है इंडोनेशिया का पहला रहस्य, खतरे और सुंदरता का अनोखा संगम। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इंडोनेशिया शब्द सुनने में विदेशी लगता है, लेकिन इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। यहाँ 4वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक हिंदू और बौद्ध राजाओं का राज रहा। शैलेंद्र वंश, मजाफित साम्राज्य, इन्होंने ऐसी सभ्यता बनाई जिसके निशान आज भी मिटे नहीं हैं। जावा द्वीप पर बना बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, और उसी के पास बना प्रम्बानन मंदिर समूह भगवान शिव को समर्पित, जो 9वीं सदी में बनाया गया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है, आज भी 21वीं सदी में मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में हर रात रामायण बैले का मंचन होता है। हजारों लोग टिकट लेकर आते हैं राम, सीता, हनुमान और रावण की कहानी देखने। उनकी करेंसी के पुराने नोटों पर भी गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। उनकी राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है गरुड़ इंडोनेशिया। जी हाँ, वही गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है। सोचिए, समुद्र इतना बड़ा, दूरी इतनी लंबी, फिर भी भारत की संस्कृति यहाँ तक पहुँची और यहाँ के लोगों ने उसे अपने दिल में बसा लिया। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक भावनात्मक रिश्ता है जो सदियों से जिंदा है। 16वीं सदी के बाद यहाँ इस्लाम आया, फिर डच लोगों ने 350 साल राज किया और आखिरकार 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आजाद हुआ। दिलचस्प बात यह है, भारत भी अगस्त में ही आजाद हुआ। 2 देश एक ही महीने में गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुए। अब बात करते हैं उन जगहों की जिनके लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। पहला नाम बाली। इसे देवताओं का द्वीप कहा जाता है। यहाँ की तनाह लोत मंदिर समुद्र की लहरों के बीच एक चट्टान पर बना है। सूर्यास्त के समय इसका नजारा किसी सपने से कम नहीं। उबुद के हरे भरे राइस टेरेस, कीता का सफेद रेतीला समुद्र तट, यहाँ आकर लगता है वक्त थम गया है। दूसरा, कोमोडो नेशनल पार्क। यहाँ रहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियाँ कोमोडो ड्रैगन। 3 मीटर तक लंबे धरीले दांतों वाले ये जीव धरती पर डायनासोर के जमाने की याद दिलाते हैं। सोचिए, आप एक टापू पर खड़े हैं और सामने चल रहा है एक जीवित इतिहास। तीसरा, योग्यकार्ता, जहाँ बोरोबुदुर और प्रम्बानन दोनों मंदिर हैं। सूर्योदय के समय बोरोबुदुर के ऊपर से निकलता सूरज, बादलों के बीच से झांकते पत्थर के स्तूप, यह नजारा आपकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन सकता है। चौथा, राजा आम्पत, पापुआ के पास का इलाका, जिसे कहा जाता है समुद्र के नीचे की सबसे खूबसूरत दुनिया। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप बिना डाइविंग किए भी नीचे की मूंगे की चट्टानें देख सकते हैं। और आखिर में माउंट ब्रोमो, एक सक्रिय ज्वालामुखी
जहां सुबह सुबह बादलों के समंदर के बीच से निकलता सूरज देखने लोग रात भर जागते हैं, ठंड में कांपते हैं, सिर्फ उस एक पल के लिए। अब बात खाने की, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की असली पहचान उसके खाने में छुपी होती है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय व्यंजन है नासी गोरेंग, तली हुई मसालेदार चावल की डिश जिसके साथ अंडा और चिकन परोसा जाता है। यह इतना मशहूर है कि इसे दुनिया के बेहतरीन व्यंजनों में गिना जाता है। फिर है सतह लकड़ी की सींग पर लगा हुआ मसालेदार भुना मांस मूंगफली की चटनी के साथ, और गादो गादो उबली सब्जियों और मूंगफली सॉस से बनी डिश जो शाकाहारी लोगों को भी बहुत पसंद आती है। सबसे दिलचस्प बात, यहाँ का खाना बेहद मसालेदार होता है और इसकी वजह भी वही है जो भारत में है, सदियों पुराना मसालों का व्यापार। इंडोनेशिया को कभी स्पाइस आइलैंड्स यानी मसालों के टापू कहा जाता था। लौंग, जायफल, दालचीनी जैसे मसालों के लिए यूरोप के व्यापारी यहाँ तक खींचे चले आते थे। यही मसाले थे जिनकी वजह से यूरोपीय ताकतों ने यहाँ कब्जा जमाया। तो अगली बार जब आप नासी गोरेंग खाएं, याद रखिएगा आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, आप सदियों का इतिहास चख रहे हैं। इंडोनेशिया में 300 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं और 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इनका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है भिन्नेका तुंगल इका, यानी विविधता में एकता। सुनने में जाना पहचाना लगाना, बिल्कुल भारत के जैसा। दिन में यहाँ आपको मंदिरों की शांति, पारंपरिक नृत्य और गांवों की सादगी दिखेगी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है बाली और जकार्ता पूरी तरह बदल जाते हैं। सेमिन्याक और कूटा के बीच किनारे बीच क्लबों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। दुनिया भर से आए पर्यटक, डीजे की धुन पर थिरकते लोग, समुद्र किनारे सनसेट पार्टियां, यह वो इंडोनेशिया है जो रात को जीता है। यही तो है इस देश का जादू, सुबह मंदिर की घंटी और रात को पार्टी की धुन। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम जो बहुत कम देशों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो सच में यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं। भारतीय पर्यटकों को इंडोनेशिया के लिए वीजा अराइवल मिलता है जो बेहद आसान प्रोसेस है। भारत से बाली की सीधी फ्लाइट्स भी उपलब्ध हैं और यात्रा का खर्चा थाईलैंड या यूरोप के मुकाबले काफी कम पड़ता है। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और मजे की बात, एक भारतीय रुपए में आपको करीब 200 इंडोनेशियन रुपया मिल जाते हैं, यानी आपका पैसा यहाँ ज्यादा चलता है। अक्टूबर से अप्रैल का समय घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है जब बारिश कम होती है। और हाँ, अगर आप शाकाहारी हैं तो चिंता मत कीजिए, बाली और जकार्ता में अब भारतीय रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। सबसे जरूरी बात, यहाँ के लोग भारतीय पर्यटकों से बहुत अपनापन रखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं। दोस्तों, जब मैं इंडोनेशिया की मिट्टी पर खड़ा था तो एक अजीब सा एहसास हुआ। हजारों किलोमीटर दूर एक अलग भाषा, अलग धर्म, अलग रहन सहन, फिर भी मंदिरों की घंटियों में, रामायण की कहानियों में, गरुड़ के नाम में मुझे अपना ही भारत नजर आया। यह सफर सिर्फ एक देश घूमने का नहीं था, यह एहसास था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सिर्फ नक्शे की सीमाओं में बंधी नहीं है। वह समुद्र पार कर, सदियों का सफर तय कर आज भी किसी और धरती पर जीवित है। इंडोनेशिया, जहाँ आग उगलते ज्वालामुखी हैं, तो शांति देते मंदिर भी, जहाँ रात पार्टी में डूबी रहती है तो सुबह पूजा में। यह देश एक पहेली है, एक कहानी है और एक भावनात्मक सफर भी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने बैग पैक करें तो इंडोनेशिया को अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खूबसूरत जगहें नहीं मिलेंगी, यहाँ आपको अपनी जड़ों की एक झलक भी मिलेगी। मैं संजू आपसे यही विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला सफर शायद आपके सपनों की जगह पर हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।